Bismillahirrahmanirrahim. Friends, we have to start new chapter, that is chapter number 16, and that is planar kinematic of a rigid body. Previously we have studied kinematic of a particle. Now we are considering rigid body, means system of particle. Summation will be applied. So planar rigid body, why this study is important? For the design of gear cam mechanism used for mechanical operations. These four diagrams are very important. अगर एक बॉडी है रिजिड बॉडी, उसके दरमियान दो पॉइंट्स हैं जो कि आपको नज़र आ रहे हैं, और वो अगर स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है, यानी ट्रांसलेशन है, और रेक्टिलिनियर का मतलब स्ट्रेट लाइन में है। अगर वो कर्व लाइन में इस तरह मूव कर रही हैं कि दोनों कर्व लाइनें एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो है तो ट्रांसलेशन ही, बट ये कर्विलिनियर ट्रांसलेशन होगी। इन दोनों को नॉर्मली हम कंबाइन करके पढ़ते हैं ट्रांसलेशन। तो एक चीज़ होगी ट्रांसलेशन, दूसरी होगी रोटेशन। रोटेशन ये है कि बॉडी ये मौजूद है, इसकी किसी अपनी ही एक्सिस के अबाउट ये अगर रोटेट करे तो रोटेशन होगा, यानी इस तरह सर्कल बनेंगे, सर्कुलर मोशन हो जाएगी पार्टिकल की अबाउट सम फिक्स, और ये कंप्लीट होगी। जनरल मोशन में क्या होता है कि ये जो ट्रांसलेशन है और रोटेशन, इन दोनों का कम्बिनेशन होता है। जैसे को आगे हम पढ़ भी लेते हैं। ट्रांसलेशन, दिस टाइप ऑफ मोशन अकर व्हेन ए लाइन इन अ बॉडी रिमेन्स पैरेलल टू इट्स ओरिजिनल ओरिएंटेशन थ्रू आउट द मोशन। जो ओरिजिनल हो रही थी, यानी लाइन जो है वो ये वाली लाइन जो थ्रू आउट पैरेलल रहती है अपनी मोशन के, ये वाली लाइन पैरेलल रहती है, और ओरिजिनल ओरिएंटेशन जो है वो थ्रू आउट सेम रहेगी, ओरिएंटेशन चेंज नहीं होगी। When the path of motion of any two particles of the body are parallel lines, the motion is called rectilinear translation. If the path of motion are along curved lines, the motion is called as curvilinear translation. Rotation about a fixed point, when a rigid body rotates about a fixed point, fixed axis, all the particles of the body except those which lie on the axis of rotation moves along the circular path. जो उस जिस एक्सिस के अबाउट रोटेट करना है, उस एक्सिस पे मौजूद पॉइंट्स जो है वो फिक्स रहेंगे, वो मूव नहीं करेंगे, उनकी एंगुलर, यानी वो अपनी जगह पे रहेंगे, उनकी ना कोई एंगुलर वेलोसिटी होगी ना एंगुलर एक्सेलरेशन होगा। लेकिन जो उसके अलावा बाकी जो पॉइंट्स हैं बॉडी में, वो उस पॉइंट के अबाउट मूव कर रहे हैं, तो वो तमाम के तमाम पॉइंट्स जो है ना वो सर्कुलर पाथ में मूव करेंगे। जैसे ये पॉइंट है, ये इस तरह सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, तो ये है रोटेशन अबाउट फिक्स पॉइंट। तो जनरल प्लेन मोशन, जनरल प्लेन मोशन में रोटेशन अबाउट अ फिक्स पॉइंट व्हेन रिजिड बॉडी रोटेट्स, तो ये मैंने बता दिया, रोटेट अगर करे तो फिर जनरल रोटेशन होगी। जनरल प्लेन मोशन व्हेन अ बॉडी इज सब्जेक्टेड टू जनरल प्लेन मोशन, इट्स अंडरगो अ कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसलेशन एंड रोटेशन। द ट्रांसलेशन अकर विद इन अ रेफरेंस प्लेन एंड द रोटेशन अकर अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू द रेफरेंस प्लेन। रेफरेंस प्लेन के परपेंडिकुलर जो है वो होगी रोटेशन, और ट्रांसलेशन जो है ना वो रेफरेंस प्लेन के अंदर अंदर अकर करेगी। जैसे कि इसमें है, जहाँ ये प्लेन है इसके अंदर अंदर जो मूव किया ये इसकी ट्रांसलेशन है, और इसके अबाउट इस प्लेन के जो परपेंडिकुलर है उस एक्सिस, उस पे आपकी होगी रोटेशन। अच्छा, ये डायग्राम उन्होंने बनाई हुई है, बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें ये जो पिस्टन है इंजन का, ये सिर्फ इस तरह मूव करेगा, तो ये बेसिकली ट्रांसलेशन होगी। और कौन सी स्ट्रेट लाइन है, जिस वजह से रेक्टिलिनियर ट्रांसलेशन होगी। इस पार्ट की अगर बात की जाए, ये वाला पार्ट, ये स्ट्रेट भी आएगा, रोटेट भी करेगा, तो इसमें रोटेशन भी है और ट्रांसलेशन भी है, तो बेसिकली दोनों हैं, इस वजह से जनरल होगा। ये वाला पार्ट की अगर बात की जाए तो ये जस्ट रोटेट कर रहा है, ये वाला लिंक आर जो है, और ये वाला इसी तरह, ये वाला जो लिंक है ये भी सिर्फ रोटेट कर रहा है, ये इसमें सिर्फ रोटेशन होगा। और ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये क्या करेगा, ये सिर्फ सिर्फ इस तरह कर्वी लीनियर लेकिन करेगा, यानी इस पूरे की किसी पॉइंट के अबाउट रोटेशन नहीं है, ये सिर्फ सिर्फ कर्वी लीनियर पाथ को फॉलो करेगा, लेकिन होगी ट्रांसलेशन ही, क्योंकि जहाँ भी ये मूव करेगा, ये जो लाइन है ये वाली खुद बताते इसके पैरेलल ही उसकी पोजीशन आ रही है, यानी जब यहाँ आएगा
यानी इसकी एक एक्सिस ये बन जाएगी, एक ये बन जाएगी, एक ये बन जाएगी। तो ये जितनी भी हैं आपस में ओरिजिनल के, ये जो ओरिजिनल है इसके पैरेलल ही आ रही हैं। तो इस वजह से ये हो गया ट्रांसलेशन ही, लेकिन कर्व भी नहीं यार। अच्छा 16.2 जी है ट्रांसलेशन से मुतल्लिक। ट्रांसलेशन जैसे कि बता चुके हैं आपको। अगर आप एक बॉडी लेते हैं आर्बिट्रेरी शेप की, उस पर 2 पॉइंट ले लें ए और बी, इन दोनों, क्योंकि रिजिड बॉडी है तो इन दोनों पॉइंट के दरमियान डिस्टेंस कांस्टेंट रहेगा। तो इसका मतलब ये हुआ आर ए बी रिलेटिव टू ए जो है ये कांस्टेंट रहेगा। अच्छा, इस ए पॉइंट का किसी फिक्स कोऑर्डिनेट सिस्टम से जो डिस्टेंस है वो आर ए है, पोजीशन वेक्टर। इसमें बी का आर बी है, पोजीशन वेक्टर। ये वेक्टर्स हैं, ये भी वेक्टर है। बस फर्क ये है कि ये वाला वेक्टर ये कांस्टेंट रहेगा। ये अगर हमने एक और कोऑर्डिनेट सिस्टम ले लिया, एक तो फिक्स है एक्स और वाई, ये वाला फिक्स कोऑर्डिनेट सिस्टम है, राइट। एक हमने ट्रांसलेटिंग कोऑर्डिनेट सिस्टम लिया, जो जैसे जैसे ये बॉडी ट्रांसलेट करेगी इसी तरह एक्स प्राइम और वाई प्राइम कोऑर्डिनेट सिस्टम भी ट्रांसलेट करेगा। अच्छा, ये जितना मर्जी ट्रांसलेट कर ले, जो इनके दरमियान डिस्टेंस है वो कांस्टेंट रहेगा। हाँ, आर ए और आर बी वो लाजमी चेंज हो जाएंगे। अगर ये यही बॉडी इधर बन जाती है इस तरह एट सम इंस्टेंट, और फिर उस वक्त एक्स प्राइम ये हो जाएगा, वाई प्राइम ये हो जाएगा, ये ए और ये बी पॉइंट हो गया। अब ये आर बी रिलेटिव टू ए ये कांस्टेंट रहा, क्योंकि ये 2 पॉइंट रिजिड बॉडी पे लाई कर रही है, ए और बी ये सेम रहेंगे। लेकिन अब आर ए जो बनेगा वो ये बन जाएगा, जो कि चेंज हो गया है। इसको आर ए प्राइम कह दें आप, और ये वाला जो है ये वाला आर बी प्राइम हो जाएगा, राइट। तो इसने बेसिकली क्या किया था, ट्रांसलेट किया था कोऑर्डिनेट सिस्टम में। इसका मतलब ये हुआ कि इनके जब डेरिवेटिव लिए जाएंगे तो उनकी कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, बट इसका डेरिवेटिव 0 होगा। अच्छा, रिलेटिव मोशन में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं मिड से पहले। क्या पढ़ा था हमने कि एक रिलेशन डेवलप किया था बड़ा इंपॉर्टेंट, जिसमें आर बी इज इक्वल टू आर ए प्लस आर बी रिलेटिव टू ए। अच्छा जी, ये रिलेशन आप बखूबी वाकिफ है। आर बी इज इक्वल टू आर ए प्लस आर बी रिलेटिव टू ए। वेलोसिटी में क्या करेंगे हम, इसका डेरिवेटिव ले लेंगे। इसका डेरिवेटिव में ये मैं आपको बता चुका हूँ कि जिसको ये वाला केस था, हेडिंग देख लें कौन सा केस था, ट्रांसलेशन का, कि आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम जो जो आपकी बॉडी है वो ट्रांसलेट करती है, और उसके साथ अगर आपने कोई कोऑर्डिनेट सिस्टम अटैच किया है, ट्रांसलेटिंग कोऑर्डिनेट सिस्टम, तो उस कोऑर्डिनेट सिस्टम के मुताबिक इन दोनों के दरमियान सेम रहेगा। तो इस रिलेशन को जब आप डेरिवेटिव लेते हैं तो क्या होगा, ये 0 हो जाएगा। ये मैंने लिखा भी है, सिंस मैग्नीट्यूड ऑफ आर बी इज कांस्टेंट बाय डेफिनेशन। और क्योंकि ये सिर्फ ट्रांसलेट कर रहा है, ट्रांसलेट का मतलब ये कि डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही। जब डायरेक्शन भी चेंज नहीं हो रही, मैग्नीट्यूड भी चेंज नहीं हो रहा, तो उसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। अच्छा, अगर रोटेशन होती है इसमें, फिर मैग्नीट्यूड चाहे सेम था, डायरेक्शन चेंज होने की वेलोसिटी की कोई ना कोई वैल्यू आनी थी। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो सिंपली आपने उसका डेरिवेटिव लिया तो वी बी इजल टू बी ए, और फिर दोबारा आप डेरिवेटिव लेंगे तो ए बी इजल टू ए ए। इस चैप्टर की मजे की चीज़ ये है, ये आसानी इस चैप्टर की ये है कि काइनेमेटिक ऑफ पार्टिकल मोशन, जो पार्टिकल पे लगी थी, डिस्कस इन चैप्टर 12, कैन आल्सो बी यूज टू स्पेसिफाई द काइनेमेटिक ऑफ पॉइंट्स लोकेटेड इन ट्रांसलेटिंग रिजिड बॉडी। तो रिजिड बॉडी के अंदर जो पॉइंट्स मौजूद हैं उनके लिए भी वही इक्वेशन आप अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट क्या है जी, रोटेशन अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस। अब हम रोटेशन पे आ रहे हैं, ट्रांसलेशन की बात होगी। अगर हमारे पास एक ये रिजिड बॉडी है, इसमें कोई पॉइंट पी मौजूद है, हमारे पास रेफरेंस एक्सिस लेट्स सपोज ये वाली है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो टोटल बनेगा वो हमारे पास एंगुलर मेजरमेंट जो है, या एंगुलर जो डिस्टेंस है वो थीटा है एट सम इंस्टेंस टी। आफ्टर सम डेल्टा टी वो फर्दर इंक्रीज होके यहाँ तक पहुँच जाता है, जो इसमें चेंज आएगा वो डी थीटा का आएगा। तो ये जो मोशन हो रही थी ये एंगुलर मोशन कहलाती थी। और एंगुलर पोजीशन की बात की जाए तो एंगुलर पोजीशन ऑफ आर इज डिफाइंड बाय द एंगल थीटा मेजर्ड फ्रॉम अ फिक्स्ड रेफरेंस लाइन टू आर। आर से लेके इस फिक्स लाइन के दरमियान वाला जो एंगल है वो बेसिकली थीटा है। The change in the angular position which can be measured as a differential d3 is called angular displacement. उसको क्या कहेंगे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, इसके साथ एक स्टेरिक लगाया हुआ बड़ा अहम, फाइनाइट रोटेशन जो है
वो वेक्टर नहीं है। ऑल्दो डिफरेंशियल रोटेशन ऑफ वेक्टर फाइनाइट इन छोटी भी हों तब भी एंगुलर वो वेक्टर नहीं है। अच्छा जी, द वेक्टर हैज मैग्नीट्यूड ऑफ d theta measured in degrees radian or revolution where one revolution is 2 pi radian. Motion is about fixed axis. The direction of theta is always along this axis. और वो फाइंड कैसे करेंगे? राइट हैंड रूल से। राइट हैंड रूल आपको ये देखें, ये राइट हैंड रूल है, राइट हैंड रूल, इससे आप फाइंड करेंगे। एंगुलर वेलोसिटी वो सिंपली आप टाइम डेरिवेटिव ऑफ डी थीटा कर लें, तो वो ओमेगा होती है, ओमेगा डी थीटा और डी टी रेडियन पर सेकंड में होगी ये। इसकी रोटेशन भी अलोंग दी डायरेक्शन जो है वो अलोंग दी एक्सिस ऑफ रोटेशन होगी। एंगुलर एक्सेलरेशन की बात करें, फर्दर आप डेरिवेटिव ले लें, अल्फा इज इक्वल टू, अल्फा इज एंगुलर एक्सेलरेशन, तो वो होगा डी ओमेगा और डी टी, अल्फा इज इक्वल डी स्क्वायर थीटा और डी टी स्क्वायर। अच्छा, अगर आप यहाँ से डी टी को एलिमिनेट करें और यहाँ से एलिमिनेट करें, तो आपके पास आखिर में जो इक्वेशन बनेगी वो उसी तरह बन जाएगी, अल्फा डी थीटा इज इक्वल टू ओमेगा डी ओमेगा। अच्छा स्टूडेंट्स, पहले मैंने मेरे से पहले आपको ये एक पाबंदी लगाई थी कि आप ये वाली इक्वेशन डायरेक्ट यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन अब मेरा ख्याल से आपकी इतनी प्रैक्टिस हो गई है कि अगर आप ये देखते हैं कि ये वाली इक्वेशन उस सिचुएशन वैलिड है, तो आप ये इक्वेशन भी यूज़ कर सकते हैं। और जो इससे पहले 12 चैप्टर में जो इक्वेशन थी जो मैंने आपको मना किया हुआ था, यानी v इज इक्वल टू वी नॉट प्लस ए टी, ये इक्वेशन थी डायरेक्ट, अब आप यूज़ कर सकते हैं। तो फाइनल के लिए आपको अलाउ है, आप डायरेक्ट भी यूज़ कर सकते हैं। इससे पहले मैंने पाबंदी लगाई थी जस्ट इसलिए ताकि आपको ये पता चले कि अगर सम टाइम t2 से और कोई t5 है, लाजिमी नहीं कि ज़ीरो हो, इस तरह डिस्टेंस जो है वो कोई 5 मीटर से 10 मीटर के दरमियान हो, तो आपको बताओ इंटीग्रल के थ्रू कैसे करना है। वो प्रैक्टिस के लिए जस्ट एक पाबंदी थी, अब आपके पास कोई नहीं है, आप डायरेक्ट भी इक्वेशन अप्लाई कर सकते हैं फाइनल के सिलेबस में। ऑल्दो मेरी कोशिश ये होगी कि हम अभी भी इंटीग्रल के थ्रू ही कर लें, लेकिन अगर कोई डायरेक्ट भी अप्लाई करे तो मुझे उससे कोई इशू नहीं है। तो सिमिलरली ये वाली इक्वेशन आ गई। ये इक्वेशन कैसे आई थी? इंटीग्रल की फॉर्म में अगर हम करें ओमेगा आई थिंक ये बन रही है इक्वेशन, अल्फा डी टी इज इक्वल टू डी ओमेगा, इनका इंटीग्रल ले लिया जाए तो ये आ जाती है। इसी तरह आपके पास एक तो ये थी ना, ये तीसरे वाली इक्वेशन में बन रही है। इस तरह सेकंड वाली में जो है ना वो बन रहा था डी अल्फा इज इक्वल टू ओमेगा डी टी, नहीं सॉरी, थीटा आएगा, सॉरी थीटे वाली इक्वेशन रहती है, ये नहीं, थीटा था ना, थीटा बेसिकली होता है यानी ओमेगा में बस डी ओमेगा अल्फा डी टी और डी थीटा इज इक्वल टू ओमेगा डी टी का इंटीग्रल, एक ये इक्वेशन, इसके थ्रू आप यहाँ पहुँच जाएंगे, इसके थ्रू ये, और तीसरी इक्वेशन आप एलिमिनेशन के थ्रू आ जाती है। तो एनी हाउ ये आपके कांस्टेंट अगर एक्सेलरेशन हो तो ये देखिए उसने लिखा कांस्टेंट एक्सेलरेशन हो, जब ये वाली कंडीशन हो तब उस सिनेरियो में आप ये यूज़ करेंगे। काउंटर क्लॉकवाइज हमने हमेशा पॉजिटिव लिया है। मोशन ऑफ पॉइंट पी, एज द बॉडी रोटेट पॉइंट पी ट्रेवल ऑन द सर्कुलर, एक हमारे पास बॉडी है उसमें एक्सिस जिसके अबाउट उसने मूव करना वो ये वाली है, ये वाली पॉइंट ओ है। हमारे पास जो एंगुलर वेलोसिटी है वो इस डायरेक्शन में पॉजिटिव है गिवन है। तो मोशन ऑफ पी एज द रिजिड बॉडी, या फिर ये देख लें डी में टॉप व्यू से आपको इस तरह थोड़ा नज़र आ रहा है, ये जैसे ये इसका टॉप अगर आप देखते हैं तो ये आर है पी और ये बी है, तो इसकी जो आपकी वो होगी
रोटेट पॉइंट पी, जब ये रोटेट करेगा पॉइंट पी विल ट्रेवल अलॉन्ग अ सर्कुलर पाथ। ये देखें, ये इस तरह सर्कुलर पाथ के अलॉन्ग ना ये ट्रेवल करेगा विद सेंटर। दिस इज कंटेन्ड विद इन द शेडेड प्लेन। ये यहाँ इसने शेडेड टॉप व्यू में शो भी किया है। अच्छा, अब इसी की अगर हम पोजीशन की बात करें, पोजीशन ऑफ पी इज डिफाइंड बाय द पोजीशन वेक्टर आर विच एक्सटेंड फ्रॉम ओ टू पी। ओ से पी तक जो है ये आर है, और यहाँ हमें पता है डी एस इक्वल टू आर डी थीटा। अच्छा, ये हमें पता है ना, एल इक्वल टू आर थीटा होता था, वहाँ वही अगर लगाएं तो यहाँ जो इसने डिस्टेंस कवर किया है वो डी एस है, आर आर रहेगा, और ये डी थीटा के वेरी स्मॉल था उसके लिए, तो ये डी एस इक्वल टू आर डी थीटा, एक ये रिलेशन आ जाएगा हमारे पास। इसी का अगर आप डेरिवेटिव ले लेते हैं तो आपके पास आ जाएगा वी इज टू ओमेगा आर। ठीक है, ओमेगा कैसे आया, डी थीटा और डी टी क्या था ओमेगा, इसी का आपने डेरिवेटिव लिया, यानी डी एस ओवर डी टी इज इक्वल टू आर, आर कांस्टेंट है तब डी थीटा और डी टी, तो आपके पास ये आ जाएगा। और इसको वेक्टर फॉर्म में लिखें तो वी हमारे पास आ जाएगा ओमेगा क्रॉस ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर पी वेक्टर, ये पी है तो पी में से ओ माइनस होगा। ठीक हो गया, तो वी इज टू ओमेगा क्रॉस आर होता है। अगर एक्सेलरेशन की बात की जाए तो एक्सेलरेशन बेसिकली फर्दर क्या होता है, इसके साथ फर्दर आर का सॉरी ओमेगा से मल्टीप्लाई कर दें, यानी वी क्रॉस आर जो है ना वो होगा सॉरी इसका फर्दर डेरिवेटिव जो है ना वो हमारे पास होता है एक्सेलरेशन। वो एक्सेलरेशन जो है जैसे कि इसने यहाँ शो भी किया है वो बेसिकली v का डेरिवेटिव होगा, और v जो है वो क्योंकि इक्वल है ओमेगा और r के, इसकी फर्दर डेरिवेटिव लेंगे। ओमेगा का डेरिवेटिव तो सिंपल आ जाएगा अल्फा इंटू आर पी प्लस ओमेगा इंटू डी आर पी ओवर डी टी। आर पी जो है इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, ये आर पी है, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, दैट इज एन इंटरेस्टिंग। ये हमारे पास बेसिकली इक्वल होता है मेगा क्रॉस आर पी के, क्योंकि डी आर पी और डी टी जो है वो बेसिकली वी के इक्वल है। तो ये वैल्यू अगर आप वैल्यू पुट करते हैं तो आपके पास एक्सप्रेशन आ जाएगा अल्फा इंटू आर पी प्लस ओमेगा इंटू ओमेगा क्रॉस आर पी। और ये तो आ गया वेक्टर फॉर्म में। स्केलरली देखना है तो क्योंकि इसकी रोटेशन अलोंग पाथ है, अब इस पाथ को आप एन और टी कोऑर्डिनेट में, जैसे कि इसने इस डायग्राम नीचे वाली डायग्राम में शो भी किया है, ए एन और ए टी में डिवाइड कर सकते हैं। ए एन किसके इक्वल था हमारे पास, वी स्क्वायर और रो के, और ए टी किसके इक्वल था, सिंपली वी का मैग्नीट्यूड। तो यहाँ ये जो इसके अलॉन्ग होता है, ये जो वी का डॉट आ रहा है वो क्योंकि वी मेरे पास इक्वल है आर ओमेगा के, तो वी डॉट आर कांस्टेंट हो तो ओमेगा डॉट के, यानी आर अल्फा इज इक्वल टू वी डॉट, तो ए टी हम कह सकते हैं आर अल्फा होगा, तो यह अल्फा आर होगा, तो ये बेसिकली अल्फा आर आ गया। और ए एन वो क्या था, वी स्केयर और रो, और वी की वैल्यू वी स्केयर की जगह वी की वैल्यू पुट करते हैं, वी की वैल्यू क्या है आर स्केयर ओमेगा स्केयर ओवर रो आर है ना इस वजह से, तो ये बेसिकली आर ओमेगा स्केयर आ जाएगा, तो ओमेगा स्केयर आर ये इसमें लिखा हुआ है। ये हो गया टेंजेंशियल और नॉर्मल। यहाँ वेक्टर वाला मैंने ऑलरेडी आपको समझा दिया है। तो इसकी जो जर्नल बनेगी वो ए बेसिकली इक्वल होता है ए टी प्लस ए एन के, ए टी की जगह ए टी की वैल्यू जो कि मेगा क्रॉस आर होगी वेक्टर फॉर्म में, और ए एन की जगह ए एन की वैल्यू जो कि इक्वल है ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा स्क्वायर इनटू आर के। यानी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर था, इस वजह से इसने यहाँ माइनस लिखा हुआ है। ये इंपॉर्टेंट, बड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अगर दो गैश ये जैसे दो गियर हैं, ये मैश होते हैं, इसका ये वाला जो पॉइंट है सेम पॉइंट, अब इसको आप देख सकते हैं गियर सी के हवाले से, गियर बी के हवाले से। अब ये एक चीज है इंपॉर्टेंट कि जो इसकी वेलोसिटी होगी, जो मैश जिस पॉइंट पे हो रहा है उसकी वेलोसिटी वो कांस्टेंट रहेगी, चाहे आप उसको, यानी ये वाली वेलोसिटी जो है ये कांस्टेंट होगी, चाहे आप उसको वी बी के तौर पे देखें या वी सी के तौर पे देखें, ये दोनों इक्वल होंगे। ये तभी मुमकिन है, ये जो मैशिंग पॉइंट है इनकी वेलोसिटी इक्वल होगी तो फिर तभी ये रोटेट करेंगे, अदरवाइज ये नहीं कर सकते।
अच्छा, ये लीनियर वेलोसिटी जब इक्वल है, अब लीनियर वेलोसिटी को आप एंगुलर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, आर ओमेगा से, या ओमेगा आर। अब ओमेगा आर, ओमेगा आर चलो लिख लेते हैं, बुक में ज़्यादा यही टर्म है, मैं अपने आप को ना ओमेगा आर कर लेता हूँ। और वैसे भी वेक्टर में लिखे तो ओमेगा क्रॉस आर होता है, तो ओमेगा आर लिखना ज़्यादा बेहतर है। इस टर्म में अगर मैं लिखूंगा तो ये आ जाएगा ओमेगा बी आर बी, और इसमें मैं लिखूंगा तो ओमेगा सी आर सी। तो ये वाला रिलेशन जो है ना, ये बहुत ज़्यादा यूज होगा जहाँ जहाँ पॉइंट होंगे। और दूसरी एक और चीज़ ये कि रिजिड बॉडी में पॉइंट चाहे ये है, चाहे ये है, चाहे आउटर पेरिफेरी है, इन सब की एंगुलर वेलोसिटी सेम होगी, एंगुलर एक्सेलरेशन सेम होगा, थीटा सेम होगा। एक लाइन पे मौजूद जितने भी, मतलब एक रिजिड बॉडी के अंदर मौजूद जो पॉइंट्स हैं उनका एंगुलर पोजीशन एन थीटा, ओमेगा और अल्फा ये सेम होंगे रिजिड बॉडी के लिए। अच्छा, यहाँ अगर फर्स्ट करो इसकी रेशो मतलब वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी ज़्यादा थी, इसकी वेलोसिटी 100 थी, कम थी, तो यहाँ जाके उसकी वेलोसिटी बढ़ जाएगी। अब इसके साथ अगर कोई शेफ्ट अटैच है रिजिडली, तो उस शेफ्ट की वही वेलोसिटी, वही एंगुलर जो इसकी है, हाँ उसकी वो वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। कौन सी? लीनियर वेलोसिटी। वो आपको देखना पड़ेगा कि शेफ्ट पे जाके उसकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। इससे रिलेटेड हम प्रॉब्लम करेंगे तो फर्दर आपको उम्मीद है कि काफ़ी हद तक आइडिया हो जाएगा। तो इसका हम न्यूमेरिकल पे अगर मूव करें तो देखते हैं। Now we have to solve question number 1623. If the motor turns gear A, मोटर के साथ कौन सा लगा हुआ है? ए गियर। तो ये प्राइम मूवर है, ठीक है, ड्राइवर है, और ये ड्रीवन गियर है। अच्छा जी, विद एन एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ अल्फा ए इक्वल टू 3 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। इसका साथ क्या क्या चीज़ें गिवन है वो आप लिखते जाते हैं। हमारे पास एक है जी गियर ए, ठीक है, ये गिवन है। दूसरा गियर कौन सा है? बी। अच्छा जी, अब ये किस तरह घूम रहा है? ऐसे। तो अगर आप यहाँ से देख रहे हैं, यहाँ से ये इस तरह घूम रहा है, ये क्या हो जाएगा? यानी ये इस तरह घूम रहा है, ये वाला गियर इस तरह घूम रहा है, और इसकी वेलोसिटी ओमेगा गिवन है, ओमेगा ए दैट इज 60 रेडियन पर सेकेंड। ऑब्वियसली फिर ये ऐसे घूमेगा, मतलब गियर्स का ये होती है कि अगर ये इस डायरेक्शन में घूमेगा तो दूसरा ये वाला डायरेक्ट इस डायरेक्शन में घूमेगा, ताकि इस पॉइंट की वेलोसिटी जो लीनियर वेलोसिटी होगी वो सेम रहे। अगर मैं यहाँ वो पॉइंट बनाऊँ तो वो वाले पॉइंट की वेलोसिटी ये आएगी, लीनियर वेलोसिटी भी। और वो आप यहाँ से देखेंगे तब, और यहाँ से देखेंगे सेम होनी चाहिए। यानी ये भी यहाँ से देखेंगे वी ए हो जाएगी, यहाँ से देखेंगे वी बी हो जाएगी। तो आप कह सकते हैं वी ए और वी बी इक्वल होना चाहिए, वी ए शुड बी इक्वल टू वी बी। तो इसका मतलब क्या होगा? ओमेगा ए आर ए शुड बी इक्वल टू ओमेगा बी आर बी। अच्छा, ये तो मैंने डेक्लेरेशन लिख दिया, आसानी है वैसे, इतना मुश्किल है। इसमें एंगुलर एक्सेलरेशन एंड एंगुलर वेलोसिटी ऑफ गियर डी। तो हमें फाइंड क्या करना है? ओमेगा डी और अल्फा डी, डी ये फाइंड करना है। ओमेगा डी अल्फा डी ये आपने फाइंड करना है इसका। अच्छा, इसमें एक अहम चीज़ ये है कि यहाँ जो वेलोसिटी होगी ओमेगा बी, वही ओमेगा सी होगी, क्योंकि ये रिजिडली कनेक्ट है शेप के थ्रू। तो इस डायग्राम को देख के मैं पहले ही कह रहा हूँ कि ओमेगा बी विल इक्वल टू ओमेगा सी एंगुलर वेलोसिटी है। क्यों? ड्यू टू रिजिडली कनेक्टेड। ठीक हो गया? अच्छा, इसके बाद फिर क्या है? फिर ये है कि सी और डी आपस में कनेक्टेड हैं। सी अगर इस तरह है, डी फिर इस तरह है, और ये यहाँ एक कॉमन पॉइंट आ रहा है इनका। तो ये अगर इस तरह रोटेट होगा, इसके नतीजे में ये फिर इस तरह रोटेट होगा, इस तरह, ठीक है। यानी ये अगर इस तरह रोटेट हो रहा है, यहाँ से देखें तो ये क्लॉकवाइज था, तो ये एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, ये एंटी क्लॉकवाइज, और ये वाला इस एक्सिस, यानी इसकी ये वाली ये मतलब इस डायरेक्शन में जाएगा, इस डायरेक्शन जो मैंने शो की है।
अच्छा जी, इस ये है सी और ये है डी। अगेन ये वाला पॉइंट की वेलोसिटी क्या होगी, सेम। अब ये वेलोसिटी यानी वी सी इज इक्वल टू वी डी होगी, लीनियर वेलोसिटी सेम होती है। अब लीनियर वेलोसिटी अगर सेम होगी तो फिर हम यहाँ क्या लिखेंगे, यानी वी सी इज इक्वल टू वी डी होगा, तो ओमेगा सी आर सी इज इक्वल टू ओमेगा डी आर टी, ये आ गया। अब यहाँ से आपने आर की वैल्यू निकाल लेनी है, पुट कर लें, ओमेगा की वैल्यू पुट कर लें, जितनी पता है ओमेगा डी तक हम पहुँच जाएंगे। और फिर जैसे ही आप ओमेगा डी पहुँचेंगे, इसी तरह आपका एक्सेलरेशन का भी रिलेशन आप लिख सकते हैं। एक्सेलरेशन में कैसे लिखेंगे, एक्सेलरेशन में भी इसी तरह आप लिखेंगे कि क्योंकि ये कांस्टेंट है, वेलोसिटी ऑफ गियर डी। अच्छा, ये जैसे आपने वेलोसिटी में किया है एंगुलर वेलोसिटी में, इसी तरह एंगुलर एक्सेलरेशन भी सेम होगा। तो आप अगेन ये वाला फार्मूला जो लगाएंगे कि ए इज इक्वल टू ए बी, इसका क्या मतलब हुआ कि आपके पास अल्फा ए इंटू आर ए इक्वल हो जाएगा अल्फा बी इंटू आर बी के, एक ये रिलेशन। और जब आप ये सी और डी वाले गियर पे लगाएंगे तो फिर आपके पास आ जाएगा अल्फा सी आर सी इज इक्वल टू अल्फा डी आर डी। अब मैंने क्या करना है, जस्ट वैल्यूज पुट करनी है। वैल्यू हम देख लेते हैं कि आर की वैल्यू क्या क्या है। जी, इस आर की वैल्यू कितनी है, पॉइंट ज़ीरो, यानी आर ए इज इक्वल टू 0.04 मीटर। आर बी कितना है, 0.1 मीटर। इसका रेडियस कितना है, आर सी 0.05 मीटर। तो इसका कितना है, ये 100 है, तो आर डी हमारे पास हो जाएगा 0.1 मीटर। तो ये आप यहाँ पुट कर सकते हैं। अच्छा जी, आर सारे गिवन है, इसका मतलब आर की वैल्यू हम पुट कर सकते हैं। तो जैसे ही मैं यहाँ आर मेगा ए कितना था, मेगा ए गिवन है, कितना गिवन है, 60 रेडियन पर सेकेंड। तो आप यहाँ सबसे पहले मेगा ए लिखें 60 रेडियन पर सेकेंड। तो यहाँ आप इसकी वैल्यू लिखते हैं 60, आर ए की जगह आर ए की वैल्यू वो कितनी है, मैंने बताया 0.04 है। मेगा बी आपने निकालना है, आर बी की वैल्यू गिवन है, आर बी कितना था 0.1। तो यहाँ से आपके पास ओमेगा बी, जैसे ही ओमेगा बी आया तो वही ओमेगा सी की वैल्यू है। तो ओमेगा सी आपको इसका मतलब पता चल जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो ये कितनी वैल्यू आ रही थी इसकी, ओमेगा बी की वैल्यू आ रही थी 24, देखा ना, ये 4/100 है, ये 1/10 है। तो 0 0 कैंसिल, ये 0 इधर से कैंसिल, 6 चौक 24, 24 रेडियन पर सेकेंड आंसर आ गया। अच्छा, तो यहाँ बेसिकली आ जाएगा 24। आर सी की वैल्यू कितनी है, आर सी की वैल्यू 0.05, ओमेगा डी आपने निकालना है, आर डी की वैल्यू 0.1 है। अगेन आप इसको सॉल्व कर लें तो क्या आ जाएगा, ओमेगा डी हमारे पास कितना आ जाएगा, 12 समथिंग आना चाहिए मेरे अंदाजे में, मैं देखता हूँ 1.2, 1.2 आ रहा है, वही रेडियन पर सेकेंड, एक यानी पॉइंट लगना था इसकी वजह से। अच्छा, ये हमने वेलोसिटी में किया, इसी तरह आप एक्सेलरेशन में कर लें। एक्सेलरेशन में जब आप यहाँ वैल्यू पुट करेंगे, अल्फा ए गिवन है, अल्फा ए गिवन है, लाजमी गिवन है जी, अल्फा ए 3 रेडियन पर सेकेंड है, अल्फा ए 3 रेडियन पर सेकेंड गिवन है। जब ये गिवन है तो ये 3 इंटू आर ए की जगह आर ए की वैल्यू जो कि 0.04 है, अल्फा बी आपने निकालना है, आर बी की वैल्यू 0.1 है, यहाँ से अल्फा बी आ गया। अल्फा बी आपके पास कितना आया है, वो आ गया जी, सॉरी ये 12 ही है, सॉरी 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 सॉरी, ये वाला ना आंसर, ये वाला आंसर अगर आप कलेक्ट करें, ये 12 ही है, ये 12 ही है, 12 है ये। वो बेसिकली इसकी वैल्यू है, इसकी वैल्यू जो आएगी अल्फा बी की वैल्यू वो आ रही है 1.2 रेडियन पर सेकेंड, इसकी ये वैल्यू 1.2, इसकी रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर।
एक्सेलरेशन का यूनिट यूज होगा। अच्छा जी, ये वैल्यू क्योंकि अल्फा बी और अल्फा सी इक्वल है, जब ये इक्वल है रिजिडली कनेक्ट होने की वजह से, ड्यू टू रिजिडली कनेक्ट, ये लिखिएगा प्लीज। तो इसकी वैल्यू 1.2 आ गई, 1.2, और आर सी की वैल्यू हमारे पास है 0.05, अल्फा डी की वैल्यू आपने निकालनी है, आर डी था 0.1, तो इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो अल्फा डी की वैल्यू मेरे ख्याल में मेरे पास आ रही है 0.6 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस तरह ये सॉल्व करना, आई थिंक इट इज़ इजी। हो गया क्वेश्चन नंबर 16/23, ठीक हो गया। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 16/31 को। Determine the distance load W is lifted in T 5 सेकेंड। ये W कितना लीनियर डिस्टेंस करता है, ठीक है। तो लीनियर डिस्टेंस का मतलब क्या हुआ, ds आपने निकालना है जी। शाफ्ट ऑफ द मोटर M टर्न्स विद एन एंगुलर वेलोसिटी गिवन है, टाइम t, बाकी इसके रेडियस गिवन है, कर सकते हैं। ये वाली शेप जो है इसका आपको गिवन है और वो इस तरह इस डायरेक्शन में है। तो अगर इस डायरेक्शन में है, ये अगर इस तरह मूव करेगा तो ये वाला गियर इस तरह मूव करेगा। जब ये गियर इस तरह मूव करेगा तो ये वाला गियर भी इसी तरह मूव कर रहा होगा। ये अगर इस तरह करेगा तो ये वाला इस तरह करेगा मूव, इसकी डायरेक्शन इससे होगी। तो इसको करते हुए इस शेफ्ट का अगर आपको रेडियस गिवन है, हाँ ये गिवन है 50 जहाँ शेफ्ट का है, ये वाला रेडियस इसका है। तो ये अगर मैं लिखूं तो ये बेसिकली आर ए हो गया, ये बेसिकली आर बी हो गया, ये बेसिकली आर सी हो गया, ये बेसिकली आर डी हो गया, और ये रेडियस ऑफ शेफ्ट है, आर एस कह रहे हैं, रेडियस ऑफ शेफ्ट। अच्छा ये मिलीमीटर में है, इसको आप मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आप इसको मीटर में कन्वर्ट ना भी करें तो दोनों साइड वो कैंसिल होके हो सकता है, लेकिन अपनी आदत बना लें कि आप मीटर में किया करें ताकि आपकी कोई गलती ना हो। तो क्वेश्चन नंबर 16/31 हमने सॉल्व करना है और इसमें हमने ये निकालना है। तो हमने निकालना क्या है, डिस्टेंस जो ये एस ई कवर करेगा, तो बेसिकली डी एस ई या सिर्फ एस ई कह लें, हमने निकालना है। और डी एस हमारे पास इक्वल होता है आर इंटू डी थीटा के, थीटा ये इस ई पे है तो एस ई अगर आप निकालेंगे तो आर ई पे, यानी अगर ये सिंपल एस ई एल थीटा वाला फार्मूला लिखें तब भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से डी रिमूव करके चलो लिख देता हूँ आर थीटा ई। ये एंगुलर है, ये एंगुलर निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, आपको फिर ये करना होगा कि आप इसकी वो करेंगे, वो निकालेंगे एंगुलर सेक्शन या वो चीज़ें निकालेंगे। एंगुलर वेलोसिटी गिवन है, अब इसने जो डिस्टेंस कवर करना है ना थीटा ई, वो इक्वल होगा, थीटा ई इक्वल होगा थीटा डी के। मैं चलो डायग्राम पे लिख देता हूँ, यहाँ जितना ये शेफ्ट एंगुलर मूव करेगी उतना ही ये मूव करेगा थीटा। तो थीटा ई आप निकाल सकते हैं अगर थीटा डी गिवन हो, और थीटा डी निकालने के लिए आप क्या करेंगे, आर थीटा डी, आर डी थीटा डी इक्वल होगा आर सी थीटा सी के, क्योंकि इनके दरमियान कॉमन पॉइंट आ रहा है। फिर जो आर सी की वैल्यू है, सॉरी थीटा सी एंगुलर, वो ही आपका थीटा बी होगा। इसकी रीजन क्या है, रिजिडली कनेक्ट,
रिजिडली कनेक्टेड। इसकी रीजन भी यही है, रिजिडली कनेक्टेड। ठीक हो गया। जो इसकी होगी, अच्छा फिर इसके दरमियान क्या आ जाएगा, थीटा से ए यानी बी से सी के दरमियान वो आ जाएगा थीटा बी आर बी इक्वल हो जाएगा थीटा ए आर ए के। अब यहाँ थीटा ए आपको पता है, वो नहीं पता, लेकिन आपको ये गिवन है कि शेफ ये जो है इसकी शेफ ये किस तरह टर्न करती है, मोटर की शेफ वो करती है विद दिस वेलोसिटी। तो इसका मतलब हमारे पास ओमेगा जो गिवन है ये बेसिकली ए के साथ कनेक्टेड है, ए के साथ। और ओमेगा कितना गिवन है, दैट इज अबाउट दैट इज 100 इंटू 4 प्लस टी। क्लास मेरे पास क्योंकि ये तस्वीर अवेलेबल है, मैंने तस्वीर नहीं बनाई, आप डायग्राम बनाएंगे, वेरी बड़ी डायग्राम बनाएंगे। अच्छा ये ओमेगा गिवन है रेडियन पर सेकंड में, किसमें है, रेडियन पर सेकंड में। अच्छा जी, अब हमने क्या निकालना है, हमने निकालना है थीटा ए। थीटा ए के लिए क्या करेंगे, इसको आप इंटीग्रेट कर देंगे। थीटा ए ये आ जाएगा ओमेगा टी टी के बाद। अब इसका ये फ्रॉम पोजीशन 0 से एनी थीटा ए तक करेंगे, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा ओमेगा इंटू मतलब इसका इंटीग्रेशन। इसकी जगह आप इसकी वैल्यू पुट कर दें। जब आप इसकी वैल्यू पुट करेंगे 100 4 प्लस टी इंटू डी टी, यहाँ फ्रॉम टाइम 0 से 5 तक है, ये देखें ये गिवन है, ठीक है 5 तक। तो ये इसकी इंटीग्रल की वैल्यू आ जाएगी 0 से 5 तक। इसको आप अब सॉल्व कर लें। जब आप इसको सॉल्व करते हैं, इसको जब आप सॉल्व करते हैं तो इंटीग्रेशन जस्ट लेनी है। इंटीग्रेशन इसकी आ जाएगी 400 वैसे ही, और ये आ जाएगा 4t प्लस टी स्क्र बाई 2, और ये आ जाएगा 0 से 5 तक आपने लिमिट पुट करनी है। 100 इंटू 4 इंटू 5 माइनस 0 प्लस 5 माइनस 0 का स्क्र डिवाइड बाई 2। तो इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा 100 वैसे ही, ये आ जाएगा 20, और ये आ जाएगा 5 स्क्र मतलब 25 का स्क्र डिवाइड बाई 2, सॉरी 25 ऑलरेडी स्क्र होने के बाद है, ये आ जाएगा। इसको आप सॉल्व कर लें। इसको जब आप सॉल्व करते हैं तो आपके पास आंसर आ जाएगा थीटा ए बेसिकली इक्वल है 3250 रेडियंस के। जब ये आ गया वैल्यू, अब आपने जाना है किस तरफ, ये आपको पता चल गया, आर ए पता है, थीटा बी अब निकालेंगे आप यहाँ से, और फिर आप थीटा बी से फिर थीटा ये वाला निकाल के थीटा डी तक पहुंचेंगे। तो अब मैं ये वाली अप्रोच अब अप्लाई करने लगा हूँ। अच्छा यहाँ से थीटा ए, अब मैंने क्या अप्लाई करना है, यहाँ मैं वो रिलेशन अप्लाई करूँगा। रिलेशन कौन सा था, रिलेशन हमारा था जी थीटा ए आर ए इज इक्वल टू थीटा बी आर बी। अच्छा इससे आपको पता चला थीटा में भी रिलेशन है, ओमेगा में भी है, अल्फा में, ये वाले रिलेशन कि एक पॉइंट पे सेम मतलब दोनों का सेम होगा। तो यहाँ से वैल्यू पुट कर दें, ये है जी 3250, आर ए की वैल्यू पुट कर दें। अच्छा अगर मैं फर्ज को कन्वर्ट किए बगैर लिखता हूँ वैल्यूज़, फिर भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, जैसे कि 40 आ जाएगा और ये 225 आ जाएगा, ये 40 और ये आ जाएगा थीटा बी इंटू 225, इसके ओवर भी 100, इसके ओवर भी 100, 100 100 से कैंसिल, इस वजह से ये बेसिकली फ़र्क नहीं पड़ता। तो थीटा बी आपके पास बेसिकली आ जाएगा 577.78 रेडियन पर सेकंड के। अच्छा इसके बाद अब जो थीटा बी है वही थीटा सी है, क्यों, क्योंकि इस डायग्राम में बी और सी ग्रेजुअली कनेक्ट हैं। तो अगेन सी और डी के दरमियान अब हम अप्लाई करने लगे हैं। तो आ जाएगा थीटा सी आर सी इज इक्वल टू थीटा डी, ओमेगा नहीं थीटा आएगा, थीटा
थीटा डी आर डी, थीटा सी हमारे पास है 577.78, आर सी की जगह आर सी की वैल्यू, और अच्छा ये 100 नहीं 1000 आना था, मिलीमीटर है ना, बहरहाल वो भी फिर कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 1000 आएगा। आर सी की वैल्यू 30 है जी। थीटा डी हमने निकालना है, और आर डी की वैल्यू मेरे पास कितनी है, 300 और 1000, 1000 से 1000 कैंसिल, ये अगर आप करते हैं तो यहाँ से थीटा डी आ जाता है, और थीटा डी मेरे पास आ रहा है 57.78 रेडियन पर सेकेंड, इसको मतलब 10 पे फर्दर डिवाइड ही है। अब जो थीटा डी होगा वही थीटा ई होगा, और जो थीटा ई है वो आप अब आप समझ गए होंगे कि हमने क्या करना था, हमने निकालना था लीनियर डिस्टेंस जो कि था एस ई, और वो इक्वल था आर थीटा ई के, आर ई थीटा ई, और आर कितना था हमारे पास, आर हमारे पास इसका था, अब इसको अलबत्ता आप मीटर में कन्वर्ट करके लिखेंगे आर एस, ये आ जाएगा आर एस या आर ई वैसे इसको भी आर ई कर देते हैं, चलो शेफ्ट का जो है ना जो भी आर ई की वैल्यू मेरे पास यहाँ कितनी है, ये है 50 डिवाइड बाई 1000 इंटू थीटा ई मेरे पास कितना निकला है, क्योंकि थीटा डी था और वो था जी 57.78, इसको जब आप सॉल्व करते हैं तो मेरे आपके पास आ जाता है 289 मीटर एस ई। तो आप इतनी ज़्यादा जो है ना वो कर सकते हैं, 2.89 सॉरी 2.89, हाँ ये 1000 तो नीचे है ही, 2 पॉइंट में ही आएगा, 2.89 जो है वो मीटर में आपका आंसर आ गया। इसका मतलब ये होगा कि आपकी ये जो ट्विस्ट होगी वो 2.89 होगी। ठीक हो गया। लास्ट क्वेश्चन है आज के टॉपिक का, वो है 637 16 और 37, ये बहुत आसान है ये भी। रॉड assembly celebrity ball and socket joint at A and B at the instant shown is rotating about y axis with angular velocity omega y is equal to y axis के अबाउट रोटेट कर रहा है, और वो कर रहा है 5 रेडियन पर सेकंड के हिसाब से। आप ये कह सकते हैं कि मेगा जो है मेगा, अच्छा आपने डायग्राम बना लिया, वो आ जाएगा 5J। क्यों? क्योंकि ये है अलोंग y एक्सिस रेडियन पर सेकेंड। ठीक है जी, ये वेक्टर आ गया, और हमारे पास और क्या है, अच्छा जी ये है गिवन एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा, वो हो जाएगा जी 8 रेडियन पर सेकेंड, वो भी 8J हो जाएगा फिर 8 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। Determine magnitude of velocity and acceleration of point C, VC AC ये निकालना है। अच्छा यहाँ इसने सिंपल वेलोसिटी का, इस वजह से मैंने ये लिख दिए हैं, एंगुलर नहीं लिखे। सॉल्व प्रॉब्लम यूजिंग कार्टेशियन वेक्टर एंड, अच्छा ये मतलब कार्टेशियन के थ्रू करना है, तो हम नॉर्मली कार्टेशियन के थ्रू ही करते हैं इसको। तो VC बेसिकली किसके इक्वल होगा, वो होता है इक्वल ओमेगा क्रॉस ओमेगा C क्रॉस RC, ये है 5J। RC किसी तरह आपको पता चल जाए, आप उसके साथ क्रॉस प्रोडक्ट ले लें, ठीक है ना, VC आ जाएगा RC जी।
वो है जी आर सी बेसिकली क्या है, हमारा ओरिजिन है इस पॉइंट में और हमने इसके दरमियान ये निकालना आर सी। वी आर सी सिंपल इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे, ये 0 0 है तो ये हो जाएगा जी आर सी बेसिकली मेरे पास। अगर मैं देखता हूँ तो एक्स एक्सिस के लॉन्ग मैंने कितना मूव किया, माइनस दिस वन, और ये कितना है 4 है, -4i + 3j, तो यह आ जाएगा -4i + 3j, .03j। तो इसका आप क्रॉस प्रोडक्ट लेने आपके पास ये आ जाएगा, ये इसका आखिर में आंसर आ रहा है 1.5i + 2k मीटर पर सेकंड में, और इसकी वेलोसिटी स्क्वायर रूट ले लें मैग्नीट्यूड अगर आपने निकालना है तो ये आपकी वी सी सिंपल जो आ रही है। अच्छा ये सिर्फ वी सी थी, वेक्टर नहीं, उसने सिर्फ वेलोसिटी का है, मैग्नीट्यूड का दिया ना उसने, क्वेश्चन में मेंशन कर दिया मैग्नीट्यूड्स, इस वजह से ये हमारे पास आती है जी 2.5 मीटर पर सेकंड। अब हमने निकालना है ए सी के लिए भी यकीन हम करेंगे। अब ये हमारे पास एक्सेलरेशन होता क्या है, ये हमारे पास इक्वल होता है ओमेगा क्रॉस आर। अब ये ओमेगा सी आर सी हो जाएगा और माइनस का ओमेगा स्क्वायर इंटू आर था। ओमेगा सी कितना था, ये ओमेगा नहीं, ओमेगा क्रॉस आर तो वी होता है, अल्फा था आई थिंक, यस इट इज अल्फा, ये अल्फा है, ये अल्फा, यस इट इज अल्फा। तो अल्फा सी की वैल्यू हम देख लेते हैं जी, कितना 8j, ये आ जाएगा 8j, क्रॉस हो जाएगा आर सी की, आर सी की वैल्यू वो हम निकाल चुके हैं, क्या वैल्यू थी उसकी, -0.4i + 0.3j ये थी। ओमेगा का स्क्वायर क्या आ जाएगा, ओमेगा कितना था 5, उसका स्क्वायर 25 हो जाएगा स्केलर, और आर वेक्टर आएगा पता, आर कितना था 0.5i + 0.3j। तो इसको आप सॉल्व कर लें, जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 12.4i -4.3j, ये आ जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर में। और इसका आप मैग्नीट्यूड अगर निकालना है तो आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ, इसका आखिर में आपके पास आंसर आ जाएगा 13.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आपका एक्सेलरेशन आ गया। तो आई थिंक ये टॉपिक भी आपके लिए ईजी होगा, काइंडली से कर लीजिएगा।